भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम भारत में लोक शक्ति जगाएं और सच्चा लोकतंत्र लाएं, देश बचाएं विषय पर मुद्दे पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपना विचार कमेंट में, लाइक में और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको नवीनतम जानकारियाँ, नवीनतम एपिसोड स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राप्त होता रहे। तो मैं अब लोकतंत्र जगाएं, सच्चा लोकतंत्र लाएं और देश बचाएं मुद्दे पर, विषय पर विचार और चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, भारत के संविधान के अनुसार लोकतंत्र कायम किया गया है। लोकतंत्र के 3 आधार हैं। लोकतंत्र 3 आधार पर खड़ा है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 आधार मौलिक हैं। तो हम इस बिंदुओं पर विचार करें कि क्या इनमें लोकतांत्रिक धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। सबसे पहले हम न्यायपालिका से शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं। क्या भारत की न्यायपालिका लोकतांत्रिक है? इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना होगा। भारत की न्यायपालिका चार भागों में बटी हुई है। उसमें सबसे जो नीचे वाला भाग है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर है, जिसमें सरपंच का चुनाव होता है। जो व्यक्ति सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं और जिनको सर्वाधिक मत प्राप्त होता है, वे सरपंच के पद पर आसीन होते हैं। दूसरा है जिला स्तर पर जिला जज।
जिला जज की भी बहाली परीक्षा के माध्यम से होती है। परीक्षा के माध्यम से उनका चयन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई जाती है। अब हम चले राज्य स्तर पर और देश स्तर पर। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और देश स्तर पर सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों पदों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों का नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहा है और पंचायत और जिला लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जजों का बहाली नियुक्ति होता है। अब इनके शक्तियों को देखें। सबसे कम पावर पंचायत स्तर पर सरपंच को है। उससे अधिक पावर जिला जज को है। उससे अधिक पावर हाई कोर्ट को है और सर्वाधिक पावर सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इसलिए जो निर्णय आ रहे हैं, जो जजमेंट आ रहे हैं, यह देखा जा रहा है कि वह लोकतांत्रिक के आधारों पर खड़ी नहीं हो रही है। तो भारत के लोगों का यह दायित्व बनता है, यह जिम्मेवारी बनती है कि पंचायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पंचायत और जिला में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू करने के लिए लोक शक्ति को जगाना होगा, सच्चा लोकतंत्र को अपनाना होगा। यह भारत के लोगों का दायित्व है, जिम्मेवारी है। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है लोकतांत्रिक नहीं है, उसे लोकतांत्रिक बनाना ही होगा। जब तक वह लोकतांत्रिक के नहीं बनेगा तब तक लोकतंत्र के पक्ष में निर्णय नहीं हो पाएंगे। अब हम विधायिका को देखें। विधायिका के चुनाव के लिए पार्लियामेंट का क्षेत्र बनता है और राज्य स्तर पर विधानसभा का क्षेत्र बनता है। पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं वे एमपी कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। उनका चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा चुनाव होता है। लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, ईवीएम के माध्यम से
जो चुनाव हो रहा है इसमें जो मतदाता है, निर्वाचक है, उसको पता ही नहीं चलता कि हमने जिसे वोट दिया है, जिसे मत दिया है, वह उसको वास्तविक रूप से मिला है या नहीं। ईवीएम की गड़बड़ी से एमपी का चुनाव जब होता है तो वह वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होता है, और वास्तविक प्रतिनिधि, सच्चा प्रतिनिधि नहीं होने के कारण जो संसद बनता है, विधायिका बनती है, वह लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उनमें जो ईवीएम की भूमिका है, इसलिए भारत में बैलेट पेपर के माध्यम से, मतपत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, वोट पड़ना चाहिए, वोट की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। मतपत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसे जितनी बार गिनती की जाए, काउंटिंग की जाए, वह हमेशा साक्ष्य के रूप में वर्तमान रहता है। लेकिन ईवीएम से जो वोट दिया जाता है वह साक्ष्य के रूप में वर्तमान नहीं होता है। इसलिए भारत के लोगों का यह जिम्मेवारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि विधायिका के जो एमपी होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनका चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो, बैलेट पेपर से हो, मतपत्र से हो, जिससे वे मतदाता यह आश्वस्त रहे कि हमने जिसे वोट दिया है, जिस प्रतिनिधि के लिए हमने वोट किया है, उसी को मिला है। तो साथियों, लोकतंत्र चलाने की जिम्मेवारी, लोकतंत्र को अस्थायी रूप देने की जिम्मेवारी, लोकतंत्र की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी भारत के लोगों का है। लेकिन यह प्रक्रिया दूसरी ओर से बढ़ रही है। भारत में जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाली जो पद्धतियां हैं, जो चुनाव आयोग है, पिछले चुनाव में देखा गया किसी एक दल के पक्ष में झुका हुआ है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब हम कार्यपालिका पर बात करते हैं। लोकतंत्र में जो एमपी बनते हैं, उन्हीं के बीच से जो उनके नेता होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और कार्यपालिका उनके माध्यम से बनता है। तो जब एमपी का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति बनती है कि जो मतदाता वोट दिए, उनको विश्वास नहीं होता है। वे संदेह करते रहते हैं कि हमने जिसे वोट दिया वह वोट उनको मिला या नहीं, या ईवीएम के माध्यम से वोट को लूट लिया गया। पिछले चुनाव में देखा गया है कि जितना वोट पड़ा, जिसकी सूचना ईवीएम से पता चली, तो कहीं ईवीएम वास्तविक रूप से वोट अधिक है तो कहीं कम है। यह स्थिति बताती है कि पार्लियामेंट के चुनाव में
गड़बड़ियां हुई हैं और उस गड़बड़ी के कारण जो एमपी का चुनाव हुआ है वास्तविक नहीं हुआ है। और वास्तविक चुनाव एमपी नहीं बनने के कारण जो सरकार, जो लोग सत्ता में आए हैं, मोदी और मोदी की सरकार बनी है, वह लोकतंत्र की धारा में बहने के विपरीत उसकी मनोवृत्तियाँ, उनके कार्य की शैली तानाशाही की ओर बढ़ रही है। यह भारत के लिए, भारत के संविधान के विपरीत चलने वाली ताकत बन गई है। अब मैं जो सरकार, मोदी और मोदी की सरकार जो सत्ता में आई है, अभी वर्तमान में है, उसमें मीडिया की जो भूमिका है, मीडिया का जो सहसंबंध है, कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के संदर्भ में जो मोदी और मीडिया है, इनका संबंध जो है मदारी और जमूरे की तरह है। जैसे मदारी बोलता है वैसा ही जमूरा काम करता है। मीडिया खबर नहीं दिखाती, न्यूज नहीं दिखाती, वह प्रचार करती है सत्ता का। जो मीडिया है, आज जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सत्ता के पक्ष में प्रचार करती है, वह खबर नहीं देती। ये तो कहिए कि सोशल मीडिया जो है, उसमें जो खबरें आती हैं, उसमें से जांच परख कर आम जनता पहचान करती है कि यह खबर है या यह भी प्रचार है। तो सोशल मीडिया आज के संदर्भ में, आज के डेट में ही वास्तविक मीडिया बन गई है, जो लोगों को विचार, लोगों के व्यवहार को दिखाती है। मोदी 2014 के पहले जो घोषणा करते हैं, उनके आधार पर वे टिकते नहीं। वे बेरोजगार, 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देने की बात करते हैं, 15 लाख रुपया प्रत्येक के खाता में देने की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये नोटबंदी करते हैं और नोटबंदी के माध्यम से इस देश के सभी लोगों का जो घर में रखे पैसे होते थे, उनको भी वे जमा करा लेते हैं। महिलाओं के पास जो पैसे होते थे, जो उन अपने काम में लगाती थी, उनको भी वे जमा करा लिए और उस जमा हुए पैसे को अपने मित्रों, कारपोरेट घराना के लोगों को देते हैं और उनके कर्ज को माफ करते हैं, एनपीए में डाल देते हैं। भारत के लोगों के साथ यह सबसे बड़ी धोखा है। दूसरे कार्यकाल में आने पर जो जन समस्याओं का मुद्दा है, उस पर चर्चा नहीं होती, देश में यह चर्चा नहीं बन पाती। पुलवामा में हत्याकांड होता है और हत्या में कौन जिम्मेवार है, इसका जांच भी नहीं होता है। इस प्रकार लोगों को मानना है, लोगों को जानना है कि यह मोदी के द्वारा ही पुलवामा हत्या कराया गया
और उसके प्रचार के द्वारा यह पुनः सत्ता में आया। हम देखते हैं मोदी के जैसे हाथी के दिखाने वाला दांत होता है और खाने वाला दांत होता है, उसी प्रकार मोदी के विचार है, व्यवहार है। एक तरफ मन की बात और एक तरफ काम की बात। भारत के लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये झूठ पर झूठ, पाखंड, अंधविश्वास परोसते हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को बढ़ावा देने के लिए सारा काम करते हैं। आम जनता के लिए कोई काम नहीं, केवल मन की बात के माध्यम से भुलावा, झूठ पर झूठ। यह कब तक बर्दाश्त करेंगे भारत के लोग? भारत के लोगों की जिम्मेवारी है कि वे लोकतंत्र को कायम करें और विधायिका जब और कार्यपालिका लोकतंत्र के दिशा में कार्य नहीं कर रही है, आज इसी का परिणाम है कि भारत में सभी सरकारी उपक्रम जो है अपने कारपोरेट घराना, अपने अडानी अंबानी को निजी हाथों में बेचकर देकर भारत में अर्थतंत्र की व्यवस्था को, आर्थिक दशा को कमजोर किया गया है। यह जो भारत में अर्थव्यवस्था की जो गिरावट आई है, यह नेचुरली नहीं है, यह कृत्रिम भारत के मोदी के सरकार के द्वारा निर्मित है। भारत के लोगों को यह समझना चाहिए, यह जानना चाहिए और अपने निर्णय को आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना जैसे बीमारी में जबकि संख्या कम मात्रा में थी, कम लोगों को हुआ था, ट्रंप को बुलाकर, नमस्ते ट्रंप की धारा बहवाकर उस समय जो लोग आए उनकी जांच नहीं की गई, उनको सुरक्षित नहीं रखा गया और इसका कारण हुआ कि देश में तेजी से कोरोना महामारी फैली। दूसरा कारण यह हुआ कि एक बैग बिना कोनो प्रोग्राम के, बिना कोई पूर्व तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा हो गई मोदी सरकार द्वारा, मोदी द्वारा रात में आकर, और सभी जगह बंद। अब बंद होने के कारण जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनको भूखमरी की स्थिति आ गई। किराएदार नहीं रख रहा है, वे सब लोग 1,000, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर किसी तरह पैदल चल करके अपने घर पहुँचे। इसमें किसी की जान गई, किसी की मृत्यु हुई, किसी माने इतना कष्ट। आज जब सरकार से बात होती है, सरकार से लोग प्रश्न पूछते हैं कि कोरोना के इस काल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, जो श्रमिक जा रहे थे अपने घर पर, उनकी कितनी मृत्यु हुई, तो सरकार के पास न संख्या है, न डॉक्टरों की कितनी मृत्यु है इसकी संख्या नहीं है। तो साथियों, हमें अपने देश को चलाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश में वास्तविक लोकतंत्र आए, सच्चा लोकतंत्र लाने के लिए भारत में लोक शक्ति को जगाना होगा और लोक शक्ति के माध्यम से सच्चा लोकतंत्र लाना होगा। तो हमें
इस नारे के साथ लोकतंत्र, लोक शक्ति जगाओ, सच्चा लोकतंत्र लाओ, देश बचाओ, इस आधार पर कार्य करना होगा, जिससे कि देश में तानाशाही की जो प्रवृत्तियां हैं, तानाशाही रुके बढ़े। एक मासूम लड़कियों पर जो बलात्कार के कार्य हो रहे हैं, उनका एक अलग दृश्य है इस देश में बन गया। उनके साथ न्याय होना चाहिए था, तो सत्ता के द्वारा ही अन्याय किया जा रहा है। उसके रेप के बाद और उसके डेड बॉडी के बाद दोनों पर जो परिस्थितियां पैदा की गई, दोनों को जो किया गया, या तो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नागरिक के लिए जिसके माता पिता उपलब्ध है, उनको न देकर अपने स्वयं जला देना, साबुत को नष्ट करना, इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। और भारत में भारत के नागरिक को सम्मान मिले, उनको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की रक्षा हो, व्यक्ति की गरिमा हो, इसलिए हमें लोक शक्ति को जगाना होगा और सच्चा लोकतंत्र लाना होगा। तो यह नारा कि लोक शक्ति जगाएं, सच्चा लोकतंत्र लाएं और देश को बचाएं। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात, मेरे विचार आप लोगों ने सुनी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जानी। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।